आजकल सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल देख लो या फिर घर के बाहर निकलकर चाय की टपरी पर चले जाओ, हर जगह सिर्फ एक ही चीज की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब बाकी दो वादे तो बीजेपी पूरे कर चुकी है, लेकिन आखिरी वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू होने जा रहा है और इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसलिए 13 जून 2023 से 13 जुलाई 2023 तक लॉ कमीशन ने सभी स्टेट के नागरिक और रिलीजियस लीडर से उनका ओपिनियन मांगा है। अब कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है, इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहा है। इन सब चीजों से हटकर सवाल ये है, आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कॉम्प्लिकेटेड कानून लाना संभव है? और अगर कानून आ भी गया तो क्या सिर्फ इससे मुसलमानों या माइनॉरिटी को कोई फर्क पड़ेगा या फिर हिंदुओं को भी फर्क पड़ेगा? आज के इस यूसीसी के एपिसोड में हम इन्हीं सब चीजों की बात करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके आने से किसको फर्क पड़ने वाला है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और क्या ये सच में मुमकिन है कि यूसीसी पूरे भारत में लागू हो जाए। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में लेकर आते हैं, तो कम से कम इस वीडियो में लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो। नंबर 1, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं, जिसका मतलब होता है देश में एक कानून लाना। अब बेसिकली हमारे भारत में दो तरह के लॉ चलते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई भारतीय नागरिक कोई भी क्राइम करता है तो उसे आईपीसी के तहत सजा दी जाती है, जो पूरे देश में प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। लेकिन सिविल लॉ में ऐसा नहीं है, हर धर्म के अलग अलग लॉ हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम शरिया लॉ 1937, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसी मैरिज एक्ट 1936 से एग्जिस्ट करते हैं। अब बेसिकली पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, जायदाद में हिस्सेदारी, इन्हीं सब चीजों को अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ मैनेज करते हैं, क्योंकि हर धर्म के नियम कानून अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं में एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम 4 शादी कर सकता है। बस यही सब चीजों को गवर्नमेंट बंद करना चाहती है और पूरे देश में एक कानून लाना चाहती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि शादी भले ही आप फेरे लेकर कर लो या निकाह कर लो या फिर चर्च में शादी कर लो, यूसीसी के अंतर्गत यह मान्य नहीं होगी। उसके लिए आपको गवर्नमेंट में अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराना होगा, बिल्कुल वैसा ही तलाक में भी होगा और उन सारे नियम कानूनों का होगा जो भी पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और हो सकता है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो जाए। अब सभी का सोचना यह है कि जब आजादी के समय का ये मुद्दा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है, तो उस वक्त ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया और आज इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। तो हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, हिस्ट्री ऑफ यूसीसी। तो आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके भी अलग अलग लॉ थे। जैसे हिंदू राजा को पंडित शास्त्रों के हिसाब से बताएगा कि कब क्या करना है, किसको क्या सजा देनी है, और अगर राजा मुसलमान है तो फिर काजी उस राजा को शरिया लॉ के कानून के हिसाब से चीजें बताता था। यही कानून सालों से चले आ रहे थे। और फिर आते हैं अंग्रेज, जिन्होंने अपने नियम बनाए, क्योंकि वे भारत से पैसे कमाने आए थे। तो उन्होंने बेसिकली 2 लॉस को पूरे भारत में लागू किया, क्रिमिनल लॉ और कमर्शियल लॉ। बाकी धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो पर्सनल लॉ ऐसे ही चलता रहा। फिर जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब ये मुद्दा वापस से उठाया गया और बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि यूसीसी को लागू किया जाए, लेकिन कुछ पक्ष इनके विरोध में थे। इसी के चलते पार्लियामेंट में काफी बड़ी डिबेट छिड़ गई, जिसमें एक ग्रुप में एम मुंशी और बाबा साहब जैसे लोग थे, जिनका कहना यह था यूसीसी का इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ नेहरू जी और कांग्रेस के मेंबर थे, जिन्होंने यूसीसी को समर्थन देने से मना नहीं किया था। बस उनका इतना कहना था कि देश में अभी वैसे भी कम्युनल वायलेंस चल रहा है और इस वक्त यूसीसी लाना सही नहीं होगा। इसी वजह से यूसीसी को आर्टिकल 44 में डाल दिया गया, जिसमें यह साफ मेंशन है कि
आगे की सरकार इसे जब चाहे तब इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात दब गई। लेकिन नसारू अप्पा और शाहबानो की केस की वजह से यूसीसी फिर चर्चा में आ गया, जहां नसारू अप्पा के केस में एक आदमी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है। उसके ऊपर जब कोर्ट केस होता है तो उस आदमी का कहना था कि ये शादी मेरे धर्म के खिलाफ नहीं है, मेरी पहली पत्नी से मेरी कोई संतान नहीं, और अगर मेरी संतान मुझे अग्नि नहीं देगी तो मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू रीजन इसकी बात एकदम सही थी। फिर भी कोर्ट ने इसकी बातों को खारिज करते हुए इसे गिल्टी घोषित कर दिया। उसके बाद हुआ शाहबानो केस, जब एक महिला को उसके पति द्वारा तलाक दे दिया जाता है। अब ये तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार था, इसलिए शाहबानो को उनके पति द्वारा 3 महीने तक ही मेंटेनेंस दिया गया। लेकिन इंडियन CRPC 25 एक्ट इंडियन वुमेन को राइट टू मेंटेनेंस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी के तहत शाहबानो ने अपने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और 5 जजों की बेंच ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और ये कहा गया कि अगर आर्टिकल 44 आ गया होता तो मुस्लिम वुमेन को भी समान अधिकार प्राप्त होता। लेकिन उस वक्त की सरकार ने शाहबानो के पति और कुछ लोगों के विरोध के चलते एक एक्ट पास किया, जिसमें मुस्लिम वुमेन CRPC के अंदर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त की कांग्रेस सरकार किसी के भी पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। और तभी से इस मुद्दे पर साल दर साल डिबेट चली आ रही है और 2023 में बीजेपी ने फाइनली अनाउंस किया कि वह यूसीसी को लागू करेंगे और ऐसा लगता है कि वे लागू करने के मूड में है। व्हाट विल चेंज आफ्टर यूसीसी? अब इतना सब जानने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता है कि मान लो यूसीसी लागू भी हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बदल जाएंगी? सबसे पहले तो जो भी चीजें पर्सनल लॉ के अंतर्गत आती हैं वह सारी चीजें यूसीसी के अंतर्गत चली जाएंगी। शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी एक्सेट्रा। शादी की बात करें तो आप अपने धर्म के अनुसार शादी तो कर सकते हैं, लेकिन वह शादी यूसीसी के अंतर्गत तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप उसको आर्टिकल 44 के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना कराएं। अब चाहे निकाह हो, फेरे हो, चर्च में शादी हो, सारी शादियां रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ शादी करने के लिए जो मिनिमम एज सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसका सख्ती से पालन होगा। अब शादी के लिए एज तो पहले ही सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, लेकिन अलग अलग रिलीजन में अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ के हिसाब से ये एज अलग अलग है। और अब अगर हम तलाक की बात करें तो मुस्लिम में तो वैसे भी 3 तलाक बैन हो चुका है, और अगर हिंदू डाइवोर्स एक्ट को देखें तो शादी होने से कम 1 साल बाद ही आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते थे। यह चीज खत्म हो जाएगी। अगर कोई पुरुष या महिला चाहे तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत कभी भी अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। वहीं क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के तहत एक महिला या पुरुष को 2 साल का टाइम पीरियड पूरा करना होता था, वह भी खत्म हो जाएगा। अब अगर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की बात करें तो महिलाओं को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का बराबर शेयर मिलेगा, साथ ही साथ अपने पति की प्रॉपर्टी में भी उसका पूरा अधिकार होगा। और तलाक लेने के बाद भी CRPC 125 के अंतर्गत एक महिला राइट टू मेंटेनेंस का क्लेम अपने पति पर कर सकती है। यही कुछ मेजर बदलाव आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या यूसीसी सच में लागू होगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर सरकार चाहे तो इस एक्ट को लागू कर सकती है, लेकिन लॉ कमीशन ने 14 जून से 13 जुलाई तक पब्लिक और रिलीजियस लीडर का ओपिनियन मांगा था, लेकिन 13 जुलाई को इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब जब ये ओपिनियन लॉ कमीशन के पास आएंगे उसके बाद ही पूरी तरह से डिसाइड होगा कि यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो बीजेपी अपने इस वादे को पूरा करना जरूर चाहेगी। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना जरूर। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।